The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon, and the earth are in the same line and the tides are the highest. These tides are called spring tides. But when the moon is in its first and the last quarter, the ocean waters gets drawn in diagonally opposite directions. The gravitational pull of the sun and the earth resulting in low tides. These tides are called neap tides. High tides help in navigation. They raise the water level close to the shores. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also helps in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. हमें पता है कि सूर्य स्टेशनरी है, स्थिर है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इन सब का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, द सन, द अर्थ एंड द मून एक पंक्ति में, एक लाइन में होते हैं, जो कि अमावस्या और पूर्णिमा को होता है, तब स्प्रिंग टाइड होता है। जब जो ज्वार भाटा होता है, इस स्थिति में, इस पोजीशन में, तो उसे स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। लेकिन जब मून अपने पहले या आखिरी पड़ाव पे होता है और the sun, the moon and the earth when they are not in a line, एक लाइन में, एक पंक्ति में नहीं होते हैं, then जब वो इस रूप में होते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, तब एक तरह के 90 डिग्री के एंगल पे हम कह सकते हैं, जो उल्टा एक तरह से रिवर्स एंगल बनता है 90 डिग्री का, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। तो उस स्थिति में सूर्य अपनी ओर
अपना जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे उससे पानी को, ओशन वाटर को प्रभावित करता है। और पृथ्वी जो अर्थ है वो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ओशन वाटर अपनी ओर, उसकी ओर खिंचाव, उसका पुल उसका होता है। इस कंडीशन में जो लो टाइड है उसका लो टाइड आता है, जबकि स्प्रिंग टाइड हाई टाइड होता है और नीप टाइड लो टाइड होता है। जब हाई टाइड होता है समुद्र का पानी किनारे की ओर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो जहाज़ों को किनारे पर आने में आसानी होती है, मछुआरों को मछली पकड़ने में सहायता मिलती है और इससे समुद्र के पानी से जो बिजली है ये उस बिजली बनाने में भी सहायक होता है। ओशन करंट्स। Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions. The ocean currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. The cold currents carrying water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador Ocean Current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. The ocean current influences the temperature conditions of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and the cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. Seas around Japan and eastern coast of North America are such examples. The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. यहाँ हमें समझना है कि जब समुद्र का पानी समुद्र के जो सरफेस है उसके ऊपर एक निश्चित दिशा में लगातार बहता है, फ्लो करता है, उसे जलधारा, निरंतर बहती जलधारा कहा जाता है, ओशन करंट कहा जाता है। ओशन करंट दो तरह का होता है, कोल्ड और वार्म। जब ओशन करंट इक्वेटर के नज़दीक से जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है, पैदा होता है, शुरू होता है और ध्रुवों की ओर जाता है, पोल्स की ओर जाता है, उसे वार्म ओशन करंट कहते हैं। आपको पता है कि इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इक्वेटर के नज़दीक तापमान बहुत ज़्यादा होता है। उसी का असर समुद्र के पानी पर हम देख सकते हैं। इसका उदाहरण वार्म ओशन करंट के रूप में हम देख सकते हैं और गल्फ स्ट्रीम एक वार्म ओशन करंट है। इसके विपरीत जब समुद्र का पानी ध्रुवों से लोअर लैटिट्यूड्स की ओर प्रवाहित होता है,
फ्लो करता है। आपको पता है कि जो पोलर रीजन है वहां सूर्य की किरणें स्लैंटिंग होती हैं और वो क्षेत्र है जो बर्फ से ढका रहता है। तो जब पोलर एरिया से जो इसका असर हम समुद्र के पानी पर देख सकते हैं। जब पोलर रीजन से ओशन करंट ओरिजिनेट करता है, पैदा होता है और लोअर लैटिट्यूड्स की ओर प्रवाहित होता है, उस स्थिति में हम कोल्ड करंट को उदाहरण के रूप में देखते हैं। लैब्राडोर ओशन करंट एक इसी तरह के करंट का, इसी तरह की जल प्रवाहित निरंतर बहती जल धारा का, समुद्र की जल धारा का उदाहरण है। ओशन करंट का असर हम जिस क्षेत्र में ये करंट बहते हैं, चलते हैं, उसके तापमान पर भी हम देखते हैं। अगर वार्म ओशन करंट है तो तापमान ज़्यादा होगा उस लैंड सरफेस के नज़दीक, उस लैंड सरफेस के नज़दीक। और जब वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट जिस जगह मिलते हैं, मीट करते हैं, एक साथ होते हैं, तब हम देखते हैं कि जो वेदर है वो भी धुंध वाला होता है, फोगी होता है। जापान और नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी तट है वहाँ हम वार्म और ओशन करंट के मिलने का जो उदाहरण है वो देखते हैं। ऐसे स्थानों पर जो मछलियों का जो होना ज़्यादा होता है, ज़्यादा पाया जाता है और फिशिंग बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा जब वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं, इसका जो असर मौसम पर पड़ता है, वेदर पर पड़ता है, जो वेदर धुंध वाला हो जाता है, फोगी हो जाता है, वो नेविगेशन के लिए दिक्कत पैदा करता है। यस, लेट अस कम बैक टू एक्सप्लेनेशन। जो आपका चैप्टर 5 में जो बुक्स में दिया गया है मटेरियल, सुनामी द अर्थ्स पेंडेमोनियम, जो 2004 में आई, इसकी आप सेल्फ रीडिंग लेंगे। थैंक्स। छोड़ो सर।